मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखी कहानी कद। आइए सुनते हैं। मम्मी जी, काका ढंग से नहीं बैठ सकते क्या? बहू हेमलता के कहने पर नर्मदा देवी ने लॉन की ओर देखा। काका भूषण नरम हरी घास पर बैठे आराम से घुटने तक धोती खिसकाए मूंगफली टूंगते हुए धीरे धीरे तेल से घुटने की मालिश कर रहे थे। वह हेमलता की बात पर कोई प्रतिक्रिया दिखाती उससे पहले ही महेंद्र की आवाज आई, लाओ काका मैं मल दूं, आप तो बाजरे का खीचड़ा खाओ। महेंद्र के हाथ से खिचड़े का कटोरा पकड़ते हुए काका गदगद हो बोले, इतना बड़ा आदमी हो गया हमारा महेंद्र, पर जरा भी नहीं बदला। तू भी खाना। हाँ हाँ मैं भी लाया हूं। महेंद्र को बड़े स्वाद से चटकारे लेकर उंगली से खिचड़ा चखते देख हेमलता गुस्से से भर गई। तभी अपने साहब कितने सादे हैं, साची कहूं तो बिल्कुल अपने जैसे हैं, रोबदाब बाहर ही रखते हैं। किसी की फुसफुसाहट पर हेमलता ने पलटकर देखा तो देखा कि सर्वेंट घास पर बैठे महेंद्र को भूषण काका के घुटनों पर तेल लगाते और खिचड़े का स्वाद लेते हुए किसी पुरानी बात पर हंसते देख वह विस्मय से भर गई। खिचड़ा कटोरे से सुड़कते काका के गंवाईपन पर हेमलता ने माथा पकड़ लिया। चिंता से उसने आसपास देखा। पौष कॉलोनी के लॉन का यह दृश्य सहज ही आसपास के घरों की बालकनी अथवा छतों से देखा जा सकता था। लॉन में कल तक नजर आने वाला लॉन टेबल, कॉफी के कप, केतली आज गायब थी। उन सब की जगह वहां आज घास पर आराम से लेटे काका और पास ही नीचे रखा खिचड़े का कटोरा नजर आ रहा था। जिस खूबसूरत लॉन में हेमलता अपने पति महेंद्र के साथ आराम कुर्सी पर बैठी चाय कॉफी की चुस्कियां भरती दिखाई पड़ती थी, वहां आज पति महेंद्र अपने जगत काका के साथ घास पर आलती पालथी मारे बैठकर खिचड़ा खाते दिख रहे थे। आसपास के ऊंचे पदों पर आसीन सभ्य अभिजात्य समाज के लोग क्या देखेंगे, क्या सोचते होंगे कि कैसे गंवाई रिश्तेदार हैं। सोच सोचकर हेमलता की जान निकली जा रही थी। खून का रिश्ता हो तो जैसे तैसे झेल भी ले, पर यहां तो भूषण काका से सगा तो क्या दूर दूर तक खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी सास और पति का उनसे लगाव देखकर वह हतप्रभ थी। हफ्ता पूर्व ही एक दिन भूषण काका से मिलने की इच्छा नर्मदा देवी ने जाहिर की। मां की इच्छा का मान रखते महेंद्र ने उन्हें फोन लगाया तो, क्यों रे महेंद्र, इतना बड़ा आदमी हो गया है कि अपने काका को ही भूल गया? जाने कब प्रभु तुझसे मिलवाएंगे, मिलाएंगे भी या नहीं? उनकी मन को छूती आवाज महेंद्र अनसुना नहीं कर पाया। यूनाइटेड स्टेट जाने से पहले सहसा काका से मिलने की इच्छा जाग गई। बूढ़े हो चुके भूषण काका उसके पास आकर मिलकर पुरानी यादों की खुशबू से खुद को सराबोर करना चाहते थे। महेंद्र ने हेमलता को समझाया, भरतपुर से काका आ रहे हैं, मैं और माँ खुद ही भरतपुर जाकर मिल आते। पर उनकी बातों से लगा कि काका स्वयं यहाँ आना चाहते हैं। ऐसे में आने से मना करना सही नहीं होगा। उनके घुटने में दर्द रहता है, यहाँ किसी डॉक्टर को भी दिखा दूंगा। यह सुनकर हेमलता ने साधारण प्रतिक्रिया दी, पर जब उसने काका के लिए अपने पति की चाल ढाल में बदलाव देखे और भूषण काका का रहन सहन देखा तो वह कोफ्त से भर गई। बात बात पर टेढ़े होकर गैस छोड़ने की आदत और उनकी डकार ने हेमलता का जीना मुहाल कर दिया था। कितना भी इशारा करो कि काका को बाथरूम में भेजो, पर वह सुबह सुबह नीम की दातून तोड़कर दांतों में मलते नजर आते और फिर आ आ आ की आवाज के साथ आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को भी अस्थिर कर देते। सरल स्वभाव भूषण को इस बात का भान भी नहीं था कि उनके आने से घर में कैसा बवंडर मचा है। छोटे से कस्बे से महेंद्र और उसके परिवार से मिलने, देखने और सुनने की इच्छा लिए आए भूषण काका महेंद्र की तरक्की, उसकी सादगी और अपनत्व से भरे स्वभाव पर रीझे रीझे जाते थे। पर वह उनके जाने के दिन गिन रही थी। वो क्या आए, घर ही नहीं रह गया। महेंद्र ने अपने ऊंचे ओहदे और रहन सहन के सारे डेकोरम ताक पर रख दिए। भूषण काका को नरम बिस्तर पर नींद नहीं आती थी तो वे नीचे सख्त गद्दा बिछाकर सो जाते हैं। वो सोए तो सोए, पर यहाँ महेंद्र भी तकिया रखकर उनके पास पंचायत जमा लेता है। सर्वेंट के सामने अच्छा खासा तमाशा बन जाता है। और तो और महेंद्र की 5 साल की बेटी महक, वह भी उनकी कस्बाई बोली की नकल उतारने लगी है। कॉर्नफ्लेक्स की जगह वह खिचड़ा और चूरमे की मांग करने लगी है। नर्मदा देवी अपने वर्तमान के सुनहरे दिनों के साक्षी भूषण काका को आवादित देखकर
अपने घुटन भरे अतीत में डूब गई। जब एक छोटे से कस्बे की पतली सी गली में उनका दड़बे का सा मकान था, जो कि घर कहलाता था। अंधेरे, अभाव और घुटन के साथ वह उस घर में अपने पति और बेटे महेंद्र के साथ उसमें बंद थी। बचपन से ही मेधावी महेंद्र को उसके पिता ने एक ही घुट्टी बार बार पिलाई थी, बेटा, जो इस अभाव और गरीबी से निकलना है तो शिक्षा की मशाल जलानी होगी, अन्यथा यहीं छटपटाते हुए जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पिता की सीख को जीवन का सार बनाते हुए महेंद्र ने कड़ा परिश्रम किया और अपने जीवन को सही दिशा दी। स्कॉलरशिप के माध्यम से वह शिक्षा के सोपान चढ़ता गया। कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप के अलावा और पैसों की जरूरत पड़ी तो पिता ने एक कमरे का मकान बेच दिया। महेंद्र के पिता भूषण काका के पास आड़तीये का काम किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनके कर्मठ और ईमानदार कर्मचारी ब्रजेश ने बेटे की पढ़ाई के लिए एकमात्र पूंजी और सहारा अपना मकान बेच दिया है, तो अपने घर में उन्हें शरण देते हुए कहा, बेटे की पढ़ाई के लिए घर बेच दिया तो लड़का जरूर होनहार होगा। जब तक कोई और इंतजाम नहीं होता या फिर वो कुछ कमाई करके मदद नहीं करता, तब तक तुम दोनों हमारे घर पर रह सकते हो। पैसे से मदद नहीं कर सकता हूं, पर हाँ, सर छिपाने के लिए मेरे घर के द्वार हमेशा खुले हैं। बेटियां ब्याही गई हैं, बूढ़े बुढ़िया घर में अकेले हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब समाई हो तब चले जाना। काका के शब्द डूबते को तिनके का सहारा बने। कॉलेज के शुरुआती दिनों में महेंद्र अपने माता पिता से मिलने उनके घर ही आया करता था। हालांकि साल डेढ़ साल में नर्मदा देवी और उनके पति ने पास ही एक कमरे का घर किराए पर ले लिया था, फिर भी अधिकतर खाना पीना, उठना बैठना सब काका के घर पर ही होता। तीज त्योहार में पकवान वहीं बनते और साथ साथ खाए जाते। कब वो सब एक प्रगाढ़ बेनामी रिश्ते में बंधे पता ही नहीं चला। महेंद्र कॉलेज वापस जाता तो काकी बड़े प्यार से गोंद के लड्डू और चिवड़ा बांध देती। वो भी क्या वक्त था। नीचे दालान, एक कोठरी, एक बड़ा और एक छोटा कमरा, और ऊपर एक कोठरी और बिना प्लास्टर का एक छोटा सा कमरा। छोटी सी छत वाला काका का मकान किसी हवेली से कम नहीं लगता था। उन 4-5 सालों में महेंद्र ने उत्तरोत्तर प्रगति की। नामी कंपनी में प्लेसमेंट के साथ साथ कार, सुख सुविधाएं, घर, सब कुछ मिला। शहर बदले, नौकरी बदली, ओहदे बदले। नहीं बदला तो भूषण काका के प्रति श्रद्धा के भाव। काका का किया जो महेंद्र और उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं समझ सकता था। हेमलता को तो अंदाजा भी नहीं था कि भूषण के साथ सहज जीवन जीने के लिए खुद को उनके स्तर पर लाना महेंद्र के लिए क्यों जरूरी था। भला ईश्वर को भी कोई अपनी प्रतिष्ठा रोब-दाब दिखाता है क्या? 2 दिन बाद भूषण काका अपने गांव चले गए तो घर का वातावरण अपने पुराने परिवेश में लौट आया। लेकिन हेमलता अभी भी नाराज थी। वह बोली, समझ में नहीं आया कि काका के आने पर तुमने अपना आचार व्यवहार क्यों बदला? हेम, काका हमसे मिलना चाहते थे, मिथ्या आडंबर और वैभव से नहीं। संभव था हमारी शान शौकत देखकर वो अपनी स्वाभाविकता खो देते। वो नहीं रहते जो वो थे, जिन्हें मैं जानता था। महेंद्र ने थोड़ा विचलित होकर हेमलता को जवाब तो दिया, पर बात उसके गले नहीं उतरी। अलबत्ता ईश्वर से यही प्रार्थना की गई कि भूषण काका अब दोबारा नहीं आए। बात आई गई हो गई। महेंद्र काम में व्यस्त हुआ और हेमलता महक में। तभी एक दिन नर्मदा देवी ने हेमलता को अपनी पोती को डांटते हुए सुना। 1 हफ्ते की पॉकेट मनी काट कर तुझे पेंसिल दूंगी। एक हम थे जो पेंसिल घिस जाने तक इस्तेमाल में लाते थे, और एक ये आजकल की औलादें जिन्हें चीजों की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। बहू की आवाज बैठक तक आ रही थी। जब नहीं रहा गया तब नर्मदा देवी कमरे में झांकने चली आई। हेमलता महक पर बुरी तरह से बरस रही थी। नर्मदा देवी ने बीच बचाव की कमजोर सी कोशिश की तो उसने कहा, मम्मी जी, आप इसकी भोली सूरत पर मत जाइए। आज बड़ी शर्मिंदा हुई हूं इसके कारण। आज पेरेंट टीचर्स मीटिंग में ढेर सारे पेरेंट्स के बीच इसकी टीचर बोली, मिसेस शर्मा, कम से कम महक को पेंसिल ढंग की दिया कीजिए। सच मम्मी, शर्म से मैं पानी पानी हो गई जब इसकी टीचर ने मुझे 2.5 इंच की पेंसिल मुझे दिखाई। गुस्से से भरी बहू को देखकर नर्मदा देवी ने बहू की तरफदारी में ही भलाई समझी। महक को देखकर कहा, क्यों री महक, कल ही तो तुम्हारी मम्मी ने मेरे सामने तुम्हें नई पेंसिल दी थी, इतनी जल्दी छोटी कैसे हो गई? महक को गुमसुम देख हेमलता बोली,
4 दिन से इसे नई पेंसिल दे रही हूँ अम्मी जी। इसकी मैथ्स की टीचर ने बताया कि ये डस्टबिन के पास खड़े होकर अपनी पेंसिल छील डालती है। वो मम्मी, कुछ बोलने की कोशिश में महक डपट दी गई। नर्मदा देवी ने अफसोस से कहा, जब इसे पेंसिल छीलते देखा है तो क्लास टीचर ने 4 लोगों के सामने तुम्हें यूं शर्मिंदा क्यों किया बेटा? मम्मी जी, इसकी क्लास टीचर तो सुबह अटेंडेंस लेकर चली जाती हैं और फिर आखिरी पीरियड में आती हैं डायरी लिखवाने के लिए। अब इस बीच ये नई पेंसिल को छीलती है या खाती है, वो क्या जाने। उनका तो मुझे शर्मिंदा करना था, सो उन्होंने मुझे शर्मिंदा कर दिया। इसकी टीचर ने गुस्से में भरकर मुझसे यहाँ तक बोल दिया कि सक्सेसफुल लोगों के बच्चों के पेरेंट्स को शर्मिंदा करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं टीचर्स। हालांकि टीचर्स पर लगा ये आरोप बेबुनियाद था, ये नर्मदा देवी समझती थी, पर उस वक्त वह हेमलता की मनोदशा से परिचित थी। पेरेंट टीचर्स मीटिंग में कई पेरेंट्स के बीच एक छोटी सी पेंसिल के कारण उपहास का पात्र बनना भला किसे अच्छा लगेगा। थोड़ी देर में एक बार फिर हेमलता ने उसे नई, लंबी, सुंदर सी पेंसिल शार्प करके दी। नर्मदा देवी ने उसको होमवर्क करने में मदद की, पर डांट पड़ने से शायद वह कुछ बुझी बुझी सी थी, इसलिए आज उसकी लिखावट सुंदर नहीं आई। शाम को महेंद्र घर आए तो महक की चुलबुली बातें सुनने को नहीं मिली, बल्कि उसके एवज में आज जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग में हुआ उन्हें वह सुनने को मिला। महक को चुप और उदास देखकर महेंद्र ने उसे लाड से गोद में उठाकर दुलारते हुए कहा, आज मेरी गुड़िया इतनी चुप चुप क्यों है? यह सुनते ही महक ने एक ही सांस में अपनी मम्मी की सारी ज्यादतियों का बखान कर डाला, तो महेंद्र अपनी लाडली को पुचकारते हुए पूछने लगे, पर एक बात तो बताओ, इतनी शानदार सुंदर पेंसिल को तुम छोटी करके क्या लिखती हो और क्यों लिखती हो? यह सुनकर वह झट से बोली, पापा, नई बड़ी पेंसिल सुंदर तो लगती है, पर उससे लिखा नहीं जाता। छोटी कर देने से वह आसानी से पकड़ में आती है। लिखने में मुझे बहुत आसानी होती है पापा, और मेरी लिखावट भी उससे बहुत सुंदर आती है। सहजता से महक ने अपनी बात कही, जिसे सुन पल भर को सन्नाटा हो गया। वस्तु स्थिति को देखने का नजरिया टीचर्स का, स्वयं का और महक का कितना उलट था। महक का नन्हा सा मन अपनी सुविधा और बेहतर प्रदर्शन की चाह में पेंसिल की सुंदरता को दरकिनार कर उसकी लंबाई घटाकर पकड़ने योग्य बना लेती थी। उसकी मंशा तो साफ थी। छोटे बच्चे शायद यूं ही सहजता से अपनी समस्या का हल निकाल लेते हैं, पर उसने अभी कहा है, वह काश ये उसकी टीचर ने भी सुना होता, आसपास के पेरेंट्स ने सुना होता तो कितना अच्छा होता। आज उसको अपनी बात कहने का मौका न देने के अपराध बोध से भरी हेमलता ने उसे गले से लगा लिया। इस दृश्य को देख महेंद्र मुस्कुरा दिए और देर तक मुस्कुराते रहे। उनके इस हाव भाव को देखकर हेमलता कुछ विचलित हुई। उसे लगा महेंद्र कुछ और कहना चाहते हैं, पर कह नहीं पा रहे हैं। रात को डाइनिंग टेबल पर महेंद्र को फिर मुस्कुराते देख हेमलता बोल ही पड़ी, जब से महक की बात सुनी है तुम यूं ही मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? यह सुनकर महेंद्र गंभीरता से बोले, पिछले हफ्ते तुम मुझसे नाराज रही कि काका के सामने मैं अपने कद को घटाकर एक सस्ता व्यवहार क्यों कर रहा हूं। उसका भी यही जवाब है सुप्रिया, अपना बढ़ा कद दिखाकर मैं उन्हें भावहीन नहीं करना चाहता था। पुरानी संजोई यादें और उन दिनों की मोटी कसक कुछ काका और कुछ मेरे मन को उद्वेलित कर गई। पुराने संस्मरणों की सुंदर लेखनी मन पर सुकून अंकित कर गई। आज की भागम भाग और दिखावेबाज की दुनिया में ऐसा सुकून संतोष मिलना लगभग असंभव है। तुम नाराज थी, पर मैं काका के चेहरे पर खुद के न बदलने का संतोष भाव देख पा रहा था। वो गौरवान्वित थे कि उनके महेंद्र का समय जरूर बदल गया है, रहन सहन भी बदला है, पर उसके मन के भाव पुराने लोगों के प्रति वही हैं। बस यही एक एहसास और संतोष उपहार स्वरूप उनको देना चाहता था। महेंद्र की बातें समझकर हेमलता हथियार डालती हुई सी बोली, तरक्की करना गुनाह नहीं है, उसे किसी के लिए छिपाना सही नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैंने सब कुछ काका के लिए किया है? नहीं हेमलता, बहुत कुछ मैंने अपने लिए भी किया है। वो बाजरे की खिचड़ा, वो घास पर नीचे बैठकर धूप सेकते मूंगफली खाना, वो घासीलाल के बेसन के पकौड़े और देशी घी की जलेबी की बातें,
वो होली में बनने वाली माँ और काकी के हाथों की बनी हींग वाली कचौड़ियाँ, मावे की गुंजिया, सब बातों में ही थी, पर थी रसीली, चटपटी, स्वादिष्ट। कचौड़ियाँ जलेबियों को हजम कर पाए, ना ऐसा काका का हाजमा रह गया था और ना ही मेरी डाइट में उन चीजों का स्थान था। पर हाँ, स्मृतियों में रचा बसा वो पुराना स्वाद आज सुकून रहित भाव रहित जीवन में मुंह में पानी लाने के लिए पर्याप्त था। नर्मदा देवी मंत्र मुग्ध सी महेंद्र की बातों को सुनती हुई एक बार फिर पुराने दिनों में खो गई। बेशक यथार्थ में वह उन पुराने दिनों में जाना नहीं चाहती थी, फिर भी उसकी कसक मन में रह रहकर क्यों हूक उठाती रहती है, ये उनकी समझ से परे था। कुछ देर जब चुप्पी छाई रही तो सहसा हेमलता उठकर खड़ी हो गई। लौटकर आई तो हाथों में पुराने कपड़ों से बंधा स्टील का पुराना सा डिब्बा था। उसे खोला तो देशी घी की महक नाक में घुस गई। महेंद्र की दाल में घी डालते हुए बोली, काका दे गए थे, कुछ इस भाव से मानो कोई बड़ी जागीर दे रहे हो। मैं स्टोर में बड़ी उपेक्षा से डाल आई थी, पर अभी अभी महसूस किया मैंने कि इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। वाकई अनमोल है। नर्मदा देवी ने चुपके से आंसू पोंछ लिए और महेंद्र ने कुछ गर्व और कुछ प्यार से हेमलता का हाथ चुपके से पकड़ते हुए उसे थैंक्स कह दिया। दोस्तों, है ना खूबसूरत कहानी, दिल को छू जाने वाली। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों को साहित्य के पिटारे से बाहर निकाल कर। तब तक अपना और अपनों का खूब सारा दिल से ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।